गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड की इस क्लास में आपका फिर से वेलकम। इस क्लास में हम पिछली क्लासेज में राजनीति शास्त्र की जो परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण और व्यवहारवादी उपागम तक का अध्ययन करके आए हैं। व्यवहारवादी उपागम परंपरागत जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उसके विरुद्ध एक असंतोष की प्रवृत्ति के कारण अस्तित्व में आया, और व्यवहारवाद जिसने इस विषय को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, इस विषय की वैज्ञानिकता को प्रमाणित किया और इस विषय की प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगाए। लेकिन व्यवहारवाद की भी अपनी ऐसी कमी खामियां रही कि इसके विरुद्ध भी एक असंतोष उभरा और इसका स्थान उत्तर व्यवहारवाद ने लिया। अब स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके आधार पर व्यवहारवाद के प्रति भी राजनीतिक जगत में असंतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। 1960 के दशक के आसपास शिकागो विश्वविद्यालय के जो राजनीतिक विद्वान चिंतक थे वो इस विषय को वैज्ञानिक बनाने की एक अंधी दौड़ में, सिद्धांतों के निर्माण में, निष्कर्ष प्राप्त करने में, इसकी विषय वस्तु को व्यवस्थित क्रमबद्ध करने में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ पूरा विश्व गरीबी, बेरोजगारी, आणविक युद्ध का भय, आतंकवाद, सामाजिक विघटन, गृह युद्ध जैसी अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित हो रहा था। जबकि बुद्धिजीवियों का पहला कार्य सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का सही रूप में निदान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना है, लेकिन ये अपने असली लक्ष्य से दूर जाकर केवल विषय की वैज्ञानिकता की दौड़ में लगे हुए थे। इसलिए इसके विरुद्ध एक असंतोष उत्पन्न हुआ और इस असंतोष के आधार पर एक नया वाद, उत्तर व्यवहारवाद 1960 के बाद दुनिया में आया। व्यवहारवाद ने परंपरागत दृष्टिकोण की अधिकतर बातों को खारिज किया, सिरे से खारिज किया और नई बातें प्रतिस्थापित की। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद को खारिज नहीं किया, अपितु ये कहा कि ये व्यवहारवाद को आगे ले जाने वाला एक आंदोलन है, इसको एक नया दिशा निर्देशन देने वाला आंदोलन है। इसकी और परंपरागत दोनों ही दृष्टिकोणों की सही बातों को अपनाते हुए उसमें कुछ नया ऐड करने का एक दृष्टिकोण उत्तर व्यवहारवाद आया। और इसके दो प्रमुख नारे उत्तर व्यवहारवादियों ने दिए, कर्म और प्रासंगिकता। क्योंकि जो राजनीतिक विद्वान प्रयोगशालाओं में अपने विषय को वैज्ञानिक बनाने के लिए जो एफर्ट कर रहे थे वो अपने वास्तविक दायित्व से विमुख हो चुके थे, तो इन राजनीति शास्त्रियों ने कहा बुद्धिजीवियों का पहला कार्य सामाजिक समस्याओं का समाधान अर्थात उन्हें कर्मशील बने रहना चाहिए, और जो वो अध्ययन कार्य कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। उसकी यूटिलिटी यदि सोसाइटी के लिए नहीं है तो उस अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहता। ये जैसे एस एल वेस्टबी ने कहा कि अब परंपरावादियों तथा व्यवहारवादियों दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोणों में अपनी अपनी श्रेष्ठताओं को स्वीकार कर लिया था और इसको और आगे परंपरावाद और व्यवहारवाद के द्वारा जो भी प्रतिमान विकसित किए गए उन्हें और आगे बढ़ाने की ओर इनका ध्यान गया। इसके जो नारे थे मैंने अभी बता दिए कि प्रासंगिकता और कर्म दो नारे रहे। डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद का कभी प्रणेता था वो ही 1960 के बाद उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रणेता बना। 1969 में डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया है। ये वही डेविड ईस्टन है जिसने व्यवहारवाद की वकालत की, उसकी पैरवी की, और आज वो ही कह रहा है
कि एक पूर्ण अप्रासंगिक अध्ययन के लिए पूरा समय वेस्ट कर दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद की जो परिभाषा है वो डेविड स्टन ने दी है। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत की अर्थात व्यवहारवाद की यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। मैंने पहले भी कहा था कि व्यवहारवाद ने परंपरागत दृष्टिकोण की बातों को नकार दिया और नई उसके स्थान पर सभी नई चीजें प्रतिस्थापित की। उत्तर व्यवहारवाद ने नए व्यवहारवाद की बातें नकारी, अपितु उसने परंपरावाद प्लस व्यवहारवाद दोनों की अच्छी बातों को अपनाकर इसमें कुछ और अच्छा जोड़कर इसे एक नए दिशा में इस आंदोलन को अग्रसर किया। अब ये प्रश्न उठता है, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के ऐसे कौन से कारण थे जिन पर हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसके उत्पत्ति के जो कारण है उन पर हम थोड़ा सा फोकस करें। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु भौतिक जड़ पदार्थ होते हैं और सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु मानव है जिसका व्यवहार चंचल और गतिशील होता है। इस चीज को ये व्यवहारवादी भूल चुके थे और इसे प्राकृतिक विज्ञान बनाने की धुन में वो अपने सारे कर्म दायित्वों को भूलकर और इसको वैज्ञानिक बनाने के प्रयासों में जुटे हुए थे, जिसमें भी उन्हें पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिल पाई। व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यक्ति कब किस चीज से कितना % खुश है, कितना दुख है, इन चीजों को मापने का अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बन पाया है। व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मानव और मानवीय समाज से मूल्यों को एकदम नकारा नहीं जा सकता और मूल्यों से रहित अध्ययन मानवीय समाज के लिए लाभदायक या प्रासंगिक नहीं हो सकता। और मूल्यों का अध्ययन में मतलब मूल्यों को अध्ययन से एकदम पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि मानवीय समाज में मूल्यों की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है और व्यवहारवादियों ने मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा की, जिसके कारण समाज में विघटन जैसी कई प्रकार की विपदाएं आने लगी। व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता, क्योंकि इनका जो अध्ययन था उस समय की समस्याओं के लिए यदि सही समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उस अध्ययन की प्रासंगिकता कोई नजर नहीं आती। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म एक समय की मांग भी कहा जा सकता है या उस युग की मांग कहा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ अभिप्राय को इन शब्दों के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है कि यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है जो कि परंपरागत और व्यवहारवादी विचारधारा में एक कॉम्बिनेशन के बाद एक नई विचारधारा प्रस्तुत करता है। यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है क्योंकि किसी भी विषय का विकास किसी भी लेवल पर आकर रुक नहीं जाता है, जबकि क्योंकि विकास तो एक अविरल धारा है जिस धारा को कभी रोका नहीं जा सकता। यह उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है और उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं या लक्षण कह सकते हैं या इसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले मुख्य तत्व कहे जा सकते हैं। अब हम इसको आगे उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं देखेंगे। जैसे व्यवहारवाद की हमने 8 मान्यताएं जिन्हें डेविड स्टन ने बौद्धिक आधारशिला कहा व्यवहारवाद की, इसी तरह उत्तर व्यवहारवाद की भी 7 मूल मान्यताएं या इसके लक्षण हैं। डेविड स्टन ने इन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत अथवा एक वृहत अवधारणा का सारांश कहा है। उत्तर व्यवहारवाद की जो ये 7 मान्यताएं हैं उनमें सबसे पहली है तकनीक से पहले सार का महत्व। सार का मतलब है विषय वस्तु। सार का तात्पर्य उद्देश्य और वह है हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना। चूंकि व्यवहारवादियों ने केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के कारण केवल तकनीक पर अपना पूरा ध्यान फोकस रखा, जबकि उनका मेन जो उद्देश्य था अर्थात जो सार वाली चीज़ थी उसे वो भुला चुके थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने
इसे वापस इस अवधारणा को पूर्ण करने के लिए कहा कि तकनीक का अपना बहुत वैल्यू हो सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये तकनीक काम में लाई जा रही है वो उद्देश्य हमेशा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी जो इनकी मान्यता है या इसका जो लक्षण और विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। समाज में आवश्यकता अनुसार समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तनों को होना चाहिए, और ये परिवर्तन करने का कार्य सोसाइटी के बुद्धिजीवियों का है, क्योंकि समाज में एकाएक परिवर्तन नहीं आते, अपितु जनता के मनोविज्ञान को समझकर पहचान कर धीरे धीरे क्रमिक रूप से किन्हीं परिवर्तनों को लाया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धिजीवियों के द्वारा, राजनीति विद्वानों के द्वारा निभाई जानी चाहिए। व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन के प्रति उदासीन थे या रूढ़िवादी उन्हें कह सकते हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि आवश्यकता अनुसार यथोचित सामाजिक परिवर्तन समय समय पर अपनाए जाने चाहिए, तभी वह समाज और वो राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। तीसरी इसकी मान्यता समकालीन समस्याओं के विश्व स्तरीय निदान की आवश्यकता, क्योंकि मैंने कहा 1960 के जो दशक में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही थी, गरीबी बहुत ज़्यादा विकराल रूप में आ चुकी थी, शस्त्रों की दौड़ बढ़ चुकी थी। 1945 में एक अमेरिका के पास परमाणु शस्त्र थे, लेकिन 60 तक आते आते 5 महाशक्तियों के पास ये ताकत आ चुकी थी। और इसी तरह से सामाजिक विघटन, आतंकवाद, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने जैसी बहुत सारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी। इन समस्याओं के लिए राजनीतिक विद्वानों या दार्शनिकों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा सोचा जाना चाहिए और इनके सही निदान पर भी गौर किया जाना चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद ने इस चीज़ को प्रमुखता दी कि समकालीन समस्याओं के विश्व स्तरीय निदान पर बुद्धिजीवियों का फोकस होना चाहिए। अगली मान्यता जो थी, मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग, क्योंकि प्राकृतिक जो विषय हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी विषय वस्तु भौतिक तत्व है, उनके साथ मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है मानव का व्यवहार है, और मानवीय व्यवहार पूर्णतः मूल्यों से रहित कभी नहीं हो सकता। कोशिशें की जा सकती है और मूल्यों से रहित करने पर वो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी भी प्रतीत नहीं होगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि अध्ययन या निष्कर्ष निष्पक्ष रूप में प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह बिल्कुल मूल्यों को अध्ययन से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की भूमिका, मूल्य जो है वो किसी भी मानवीय समाज की संरचना में एक रीढ़ का काम करते हैं, और इन मूल्यों की सुरक्षा का कार्य उस सोसाइटी के बुद्धिजीवी, चाहे वो सामाजिक फील्ड के हों, चाहे वो आर्थिक फील्ड के हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, ये बुद्धिजीवियों का कार्य है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समय बुद्धिजीवियों ने अपनी भूमिका भूलकर वो विषय को वैज्ञानिक बनाने के प्रयासों में जुटे रहे। उन्होंने अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिया, बहुत कीमती समय गंवा दिया। अब उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि मानव मूल्यों की रक्षा भी बुद्धिजीवियों का प्रमुख दायित्व है, जिसे वो भूल चुके थे। अब उन्हें अपने दायित्व की ओर वापस आमुख होना चाहिए, तभी ये राजनीतिक विज्ञान का जो महत्व है ये बना रहेगा और इस विषय की महत्ता भी अपने आप प्रतिस्थापित हो जाएगी। आज इतना ही, शेष उत्तर व्यवहारवाद का हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।